Assalamualaikum dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics 10 Science Group. I have to solve this exercise 4B. Exercise 4.3. That is about resolve into partial fraction. तो 4.3 एक्सरसाइज हमने हल करनी है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में है, जिसमें हमने एक फ्रैक्शन को उसके हिस्सों में तकसीम करना होता है। मतलब ये कि ये हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन वाली पहली फ्रैक्शन है। तो इसके कितने पार्ट बन सकते हैं, इस फ्रैक्शन को कितने हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, हमने वो इसके हिस्से बनाकर दिखाने हैं। तो अगर आप उन सारे हिस्सों को दोबारा प्लस कर लो तो फिर आपको दोबारा इक्वेशन भी, ये वाली फ्रैक्शन भी मिल सकती है। तो फ्रैक्शन से हम उसके हिस्से बना सकते हैं और हिस्सों से हम दोबारा फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। उसके ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी पहली वीडियो में 4.1 में बहुत ज़्यादा तफसील से बता चुका हूँ कि कैसे आप फ्रैक्शन से हिस्सों से दोबारा फ्रैक्शन बनानी है। तो अब हम देखते हैं कि ये पहला सवाल 4.3 का कैसे हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया है। तो ये मैंने नोट्स बना कर रखे हुए हैं, तो नोट्सों की तरफ चलते हैं। इसमें देखें कि ये वही पहला सवाल है हमारा, 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर + 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का स्क्वायर अंदर आया हुआ है और +1 है। अगर तो x का स्क्वायर अंदर होता, -1 होता, तो हम आइडेंटिटी लगाकर इसको चेंज कर लेते। लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर +1 है और ये चेंज नहीं हो सकती, तो यही इसका डिनोमिनेटर है, फुल डिनोमिनेटर है, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो हमने इसके दोनों हिस्से लिख दिए। एक हिस्सा हमने a ओवर x + 3 लिख दिया और दूसरा हिस्सा हमने bx + c ओवर एक्स स्क्वायर + 1 बनाया। ये bx + c कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में एक अलहदा वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही देख लें कि जब अंदर x का स्क्वायर होता है तो उस वक़्त bx + c ऊपर लिया जाता है। तो bx + c हमने ले लिया। अब आपको पता है कि इसका हम एलसीएम निकालें तो क्या निकलेगा कि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मुख्तलिफ टर्म होने की वजह से एलसीएम यही वाला आएगा, इस तरफ भी यही वाला एलसीएम आएगा। तो हमने दोनों सारे जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो जो एलसीएम आया वो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि ये सारी जो फ्रैक्शन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो फ्रैक्शन को लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए या सिंपली इक्वेशन बनाने के लिए हमने इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस सारी फ्रैक्शन के साथ ये एलसीएम लिख दिया और ये सारी रकम आ गई है। फिर इस रकम के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ ये सारा एलसीएम लिख दिया। a ओवर x + 3 वैसे रकम आ गई है, इस सारी के साथ भी वही एलसीएम लिख दिया और ये वैसे की वैसे रकम यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने इसको कैंसिल आउट करना है। जो कैंसिल आउट होते थे वो कर दिए, x² + 1 को x² + 1 के साथ कैंसिल आउट कर दिया, जबकि x + 3 यहाँ पर बच गया। तो x + 3 लिख दिया और ये वाली जो टर्म थी वो लिख दिया। इधर से मैंने x + 3 को x + 3 को काट दिया, क्योंकि ये काट सकते थे। तो लिहाजा ये वाली जो रकम बचती है a इंटू x² + 1 वो लिख दिया। इधर से ये दोनों के दोनों काट सकते थे, ये वाला इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया, सिर्फ ये बचती थी तो इसको मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 को आपने कोई भी अंदर से वैल्यू ले लेनी है। तो यहाँ पर x + 3 वैल्यू ले लिया है, बस आप कंप्लीट स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं ले सकते, तो और कोई भी ले सकते हैं। x + 3 वाली वैल्यू ले ली है। तो x + 3 = 0, x = -3। तो सब के जगह पर हमने x = -3 पुट कर दिया। जहाँ भी x था वहाँ पर -3 लिख दिया और एक्स स्क्वायर की जगह पर भी x की जगह -3 लिख दिया। तो ये वैल्यू पुट कर दी है। अब हम देखते हैं कि 3 3 9 -9 आएगा, इधर से -11 आया और -3 का स्क्वायर +9 होता है। ये याद रखना कि -3 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दो, तो +3 में आंसर आता है। -3 का स्क्वायर = -3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो आंसर क्या आएगा, 3 3 9 माइनस प्लस, तो प्लस में हमारा आंसर आ जाता है। तो ये +1 वैसे आ गया। अब इधर से b इंटू -3, तो -3 भी बन जाएगा और +c आ गया। इधर से -3 में से प्लस का 3 निकालें, डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तो 0 आंसर आ गया।
अब देखें कि ये 9 और 1 को प्लस किया 10 आ गया, और ये वाली जो रकम है वो सारी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुई तो सारा ज़ीरो फैक्टर बन गया। और इधर से माइनस का 9 और माइनस का 11 दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन को प्लस करेंगे, तो प्लस किया तो 9 और 11 20 बन गया, और जो सेम साइन था वो लगा दिया, यानी कि -20 लगा दिया। अब ए 10 ए है, ये 10 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो 0 को 0 से काट दिया, तो -2 हमारे पास आंसर आ गया। ए का आंसर -2 आ चुका है। अब हम इसको फर्दर करते हैं। तो जैसे ही पहले मैंने सवाल किया है 4.2 जैसे हमने किया है, तो 4.2 की तरह ही हमने दोबारा इस इक्वेशन को पिक कर लिया है इसको, तो इसको मज़ीद आगे हल कर दिया है। ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ax² प्लस 1 के साथ करेंगे तो ए ही आ जाएगा, और bx प्लस सी को x+3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहले मैंने bx को बाहर रख लिया, ये पूरी रकम अंदर रख ली, फिर प्लस सी को बाहर रख लिया और फिर पूरी रकम अंदर रख ली। तो bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² बन जाएगा, bx को जब 3 से करेंगे तो 3bx बन जाएगा, c को जब x से करेंगे तो cx आ जाएगा, c को जब +3 से करेंगे तो +3c आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इधर से ये भी मल्टीप्लाई हो चुका है, इधर ये हमारी सेम की सेम रकम आ रही है। अब हमने x² वाली सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेना है ताकि हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकें एक जैसे कोफिशिएंट को। x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये इकट्ठे रख लिए, और x वाली और ये भी x वाली ये भी इकट्ठी रख ली, बगैर वाले ये है और ये भी x के बगैर वाली है, ये इकट्ठी रख ली। अब इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर है, इसका मतलब है कोई गलती नहीं हुई, कोई हमसे मिस भी नहीं हुई। तो अब इन दोनों x² को कॉमन ले लो तो अंदर a और प्लस b बच जाता है। इनमें से x कॉमन लो तो x कॉमन लिया तो 3b और प्लस c बच जाता है। इधर से 1 कॉमन लो या ना लो तो ये वैसे ही बगैर x के रकमें हैं। अब हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, इधर x² वाला है, इधर x² वाला नहीं था तो मैंने 0x² वाला खुद से लगा दिया। तो क्योंकि 0x² वाली कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको एक समझाने के लिए, याद रखने के लिए आप 0x² लगा लें। तो लिहाजा x² को x² के साथ काट लें। जब आप ये 0x² यहाँ पर ले लिया और इधर से ये वाली वैल्यू यहाँ पर ले ली, अब x² को x² के साथ काट दिया, ये 0 यहाँ पर बच गया और a प्लस b हमारे पास इधर आ गया। इसी तरह से प्लस का 3x था ना, तो प्लस का 3x यहाँ पर ले लिया और इधर से x वाली रकम ये वाली है तो इसको भी यहाँ पर साथ ला कर रख लिया। x को x के साथ काट दिया, 3 यहाँ पर नीचे आ गया और ये वैल्यूज़ हमारी सेम की सेम आ गई हैं। इसी तरह इधर से देखें यहाँ पर -11 था, -11 रख लिया, इधर भी x के बगैर वाली ये सारी रकमें थी वो भी सारी लिख ली, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है। अब ये देखें कि हमारे पास a का आंसर आया हुआ है -2, तो हमने a का आंसर इधर -2 लिखा। जब इधर मैंने a का आंसर -2 लिखा तो इधर -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा। 0 में +2 प्लस करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, तो b = 2, b का जवाब आ गया। इधर से आप c का जवाब निकालना है तो b का जवाब यहाँ पर b की जगह पर 2 लिख दो तो c का जवाब आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 है तो इधर से 6 जब इस तरफ आएगा तो -6 हो जाएगा, तो c इधर अकेला बच जाएगा। तो -6 में से जब प्लस का 3 निकालेंगे, क्योंकि जब मुख्तलिफ साइन है तो माइनस करेंगे, तो 6 में से 3 निकाला तो 3 बचा और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा दिया। तो इस तरह c का जवाब आ गया, a का, b का आ गया, तो सारे जवाब आ गए। a b c ही हमने मालूम करने थे, उस तीनों जवाब आ चुके हैं। तो इनको हमने दोबारा, अब ये हमारी जो रकम थी जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी सवाल से, वो हमने दोबारा उठाकर इधर लिख लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन लिख ली हुई है उसके अंदर अब a का जवाब 2 आया था -2 तो -2 लिख दिया, b का जवाब 2 आया था वो भी लिख दिया, c का -3 आया था तो -3 लिख दिया। अब ये -3 और प्लस मिलकर प्लस माइनस -3 बन जाएंगे और ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रैक्शन, जो ये वाली फ्रैक्शन थी वो पार्शियल फ्रैक्शन में बदल चुकी है, यानी कि इस फ्रैक्शन के हमें ये पार्ट मिल गए हैं जो कि ये 2 पार्ट हैं। अब इन दोनों पार्ट्स को प्लस करोगे ना तो दोबारा हमें ये वाला आंसर वापस मिल जाना है। तो इस तरह से हम इसको अपने आंसर को प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही था या नहीं सही था, जो कि मैं पहली 4.1 के अंदर डिटेल में ये बात बता चुका हूँ। तो 4.1 की वीडियो ज़रा इतिहास से देख लोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 3x + 7, नीचे फिर x² + 1 है और x + 3 है। तो फिर से दोबारा वैसा ही डिनोमिनेटर है जैसा कि पहले सवाल में था, तो उसको वैसे ही हमने डिनोमिनेटर के दोनों हिस्से, जो x² वाला हिस्सा है वो ax + b के नीचे आपने लिखना है, ये याद रखना है, और c वाला हिस्सा जो है ना आपने इधर लिख लिया।
इसको चाहे इधर लिख लें और इस रकम को इधर लिख लें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो अब आप लोगों ने मज़ीद हल करना इसको। तो इसको हल करते हुए आप लोगों को पता है कि हम एलसीएम लेते हैं ताकि जो फ्रैक्शन वाली रकमें हैं वो लीनियर बन जाएं, वो एक इक्वेशन बन जाए। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम जो मुख्तलिफ हैं दोनों डिफरेंट होने की वजह से दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। तो एलसीएम को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये भी लिख दिया इस इक्वेशन के साथ, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन के साथ हमने ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो सेम थे वो काट दिए, काटने के बाद जो हमारे पास बची ये वाली इक्वेशन बच गई है। इसके अंदर ये हमें पता है कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। इसके अंदर आपने सी की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप ये वाला x+3 ले लो, = -3 हो जाएगा। -3 सबके अंदर पुट कर दो, सबके अंदर पुट करने के बाद ये -3 का स्क्वायर +9 बन जाता है और ये कट जाते हैं। कटने के बाद जो भी ये c = 10 बचता है और जो बचा है उसको हमने इधर लाकर डिवाइड करना है। तो -2 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए डिवाइड किया, तो 1/5 आया, माइनस का साइन साथ आया। इस तरह से ये हमारा सी का जवाब आ चुका है। तो जब बी का और ए के हमने जवाब निकालने हैं तो आपको पता है कि हमारा एक ही तरीका है सबके लिए, कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला। तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए दोबारा हमने यही इक्वेशन पिक की है। तो मैंने ये इक्वेशन पिक की, इसको आपस में मल्टीप्लाई करता गया, मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल बनाने की कोशिश की और फिर इस तरह सिंपल बनकर ये x² वाली रकमें सारी इकट्ठी आ गई। तो उनमें से x कॉमन लिया तो a+c बचा, इधर से x कॉमन लिया और इधर से 1 कॉमन लिया। इधर मेरे पास सिर्फ 3x + 7 था, तो मैंने 0x² अपनी तरफ से लगा दिया। तो ज़ीरो अपनी तरफ से लगाएंगे भी सही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लगा सकते हैं। x² से कट गया, 0 यहाँ पर रह गया और फिर बाद में हमने उसको जो वैल्यू थी सी की वो पुट कर दी, जो -1/5 आई थी, इधर लाकर प्लस का आ गया, ए का जवाब आ गया। इसी तरह इसमें पुट करके बी का जवाब निकाल लिया, चाहे आप इसमें पुट करके निकाल लेते तब भी आ जाना था। तो इस तरह से ये हमारा बी का जवाब भी आ गया। अब हमारी इक्वेशन ये थी, पार्शियल फ्रैक्शन के ये वाले हिस्से थे दो हमने जो बनाए थे, उनके अंदर हमने जवाब लिख दिए। जवाब लिखने के बाद हमने हल किया, ये प्लस माइनस माइनस नीचे आ गया और ये वाला इसको भी नीचे ले आओ। तो इन दोनों में से ना 1/5 कॉमन आता है, देखें ना, x/5 है, ये 12/5 है, तो 1/5 इनमें कॉमन आता है, तो ये यहाँ पर x बच जाता है, यहाँ पर सिर्फ 12 बच जाता है। तो 1/5 को ऐसे नीचे उतार कर इसके साथ बस लिख देना आपने 5 को, और ऊपर वही वाली रकम आ जानी है। तो इस तरह से इस फ्रैक्शन के भी हमारे हिस्से बन चुके हैं। अब ये देखें तीसरा सवाल है इसका। तो तीसरे सवाल में दोबारा उसी तरह से है। तो पहली रकम को हमने a दे दिया, दूसरी को bx+c दे दिया, क्योंकि अंदर x का स्क्वायर था, इसलिए हमने वैसे ही पहले सवाल और दूसरे सवाल की तरह कर लिया। एलसीएम लिया, वही एलसीएम आया, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, कटिंग करने के बाद ये बच गया। ए मालूम करना था तो ये वाला हमने पिक कर लिया। इसमें से x + 1 = 0, x - 1 -1 x की जगह सब में पुट कर दिया। तो ये जो है ना हमारे पास सारे 0 हो गए और a2 आया, 2 इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ गया। बहुत आसान सा सवाल है ये। और उसके बाद बी और सी मालूम करने के लिए वही फिर तरीका, कंपेयरिंग कोफिशिएंट का तरीका इस्तेमाल किया और उनको सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल आया। फिर x² वाला इधर जो है ना सिर्फ 1 था, तो मैंने एक 0x² बनाया क्योंकि इधर x² था, एक 0x बनाया क्योंकि यहाँ पर x भी था, एक 1 वाली ये वाली 1 वाली रख ली, यानी कि बगैर x वाली रख ली। तो इस तरह से मैंने x⁻2 और 0x⁻2, 0x⁻1, 0 और 0 सॉरी x⁻1 वाली ये 1 वाली रकमें खुद से बना ली। तो बाद में इनको मैंने अब कंपेयर करना है, कंपेयर करके जवाब निकाल लेना है। ये हमने कंपेयर किया, x² वाली और x² वाली कंपेयर कर ली, काट दी और जवाब आ गया -1, यहाँ 1/2 आ गया। इधर से c का जवाब निकाला तो ये 1/2 आ गया। हमारा जो सवाल था उसके अंदर ये जवाब पुट कर दिए, ये इसके अंदर जवाब डाल दिए। बी की जगह पर -1/2 और सी की जगह पर +1/2, इसका 1/2 आया था। तो ये इधर से 1/2 कॉमन आ सकता है दोनों में, तो इसको मैंने थोड़ा सा हल किया। ये 1/2 वैसे ही ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 आ जाता है, जबकि इधर आपको थोड़ा सा हल करना पड़ना है। तो इनको दोनों को आपने 2 इनका लेना है कॉमन, 1/2 कॉमन लेना है। तो जब 1/2 कॉमन लेते हैं तो बाहर माइनस का साइन होने की वजह से अंदर वाला साइन भी बदल जाता है, x - 1 बन जाता है और नीचे जो है ना सेम का सेम ही आ रहा है। अब इस माइनस ने इस प्लस को बदल देना है, प्लस माइनस माइनस बन जाना है और नीचे जो है ना ये 1/2 का 2 नीचे आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो इस तरह से ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है।
अब देखें यहाँ से चौथा सवाल शुरू हो रहा है। चौथा सवाल में 9x - 7 x + 3 या फिर अंदर x² + 1 है, फिर वही वाला सेम का सेम ये सवाल है यार। आप लोग खुद ध्यान से देख लें, तो आप लोग अगर देख लोगे तो ये आप लोग खुद ब खुद सारे को हल कर सकते हो, कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी आप लोगों को नहीं आने वाली। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हल कर जाओगे। 9 3 * 27 -27 -7 और -27 सेम साइन की वजह से प्लस किए हैं, तो सेम साइन लगा दिया है। फिर कटने करने के बाद जवाब आ गया। बी सी के लिए दोबारा वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट का किया। इधर x² था तो 0x² मैंने रख लिया। सब में यार मैंने एक ही तरीका किया, पूरे चौथे चैप्टर में एक ही तरीका किया। सुकून से आप लोग देखें और एक सवाल समझ लें, सारे के सारे सवाल आप लोगों के हल हो जाने हैं। इसी चौथे सवाल को कुछ ज़रा आखिर से देख लें। ये बी का आंसर 17/5 आया, ये आप लोगों को निकालना आ जाना है। और इधर से जो सी का आंसर निकाला है, तो ये एक्स एक्स का काट गया 9 बचा, और इधर से ये 3 था, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 17 51/5 बन गया। इसको इधर लेकर आए तो माइनस का 51/5 बना, और इधर 9 आ रहा है। तो ये यार 9 अकेला है, तो इसको आपने फ्रैक्शन में बदलना है। 9/1 बन जाएगा जब फ्रैक्शन नीचे लगा दोगे ना 1, तो 9/1 बन गया। अब 1 और 5 का आपने एलसीएम लेना है। हमेशा दोनों फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर हल किया जाता है जब उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो। प्लस या माइनस का साइन अगर फ्रैक्शन के दरमियान आ जाए तो आप उसका एलसीएम लेकर उसे हल करें, कभी भी डायरेक्ट नहीं हल कर सकते। तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। तो ये 5 जो है इसको हमने अंदर रखना है, तो मैंने 5 को अंदर रखा, और इसका जो नीचे 1 है इस 1 पे डिवाइड किया। तो इस 1 पे जब डिवाइड करते हैं तो 1 5 * 5, ऊपर 5 आंसर आया, यहाँ भी 5 आ गया। अब इस 5 को हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 9 के साथ। तो 9 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 5 * 45 आया। तो इस तरह से ये 45 आया हुआ है, कभी भूलने मत। अब इस 5 को फिर से अंदर आके इस 5 पे डिवाइड करोगे, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करोगे तो 5 1 * 5 आएगा। अब 1 आएगा, तो 1 को जब ऊपर वाले 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ाहिर है फिर 51 ही वापस आ जाएगा। तो 51 हमें वापस आ गया। तो इस तरह 45 - 51 आया। तो इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट साइन है तो माइनस करना पड़ा, तो माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 6 आया। 6 और 5 सी का आंसर आ गया। अब हमारे पास ए बी सी के आंसर आए हुए हैं, उनको हमने अपनी इक्वेशन में पुट करना है। ये पीछे से लाकर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन लिखी है। उसमें ए का जवाब -17/5 लिखा, बी का जवाब भी 17/5 लिखा, और सी का जवाब जो माइनस में हमारा अभी आया है ना वो लिख लिया -6/5। तो अब आपको पता है कि ये 5 नीचे आ जाता है और ऊपर 17 बच जाता है, तो माइनस का साइन साथ आ जाता है। इधर से इन दोनों में से फिर पहले की तरह 5 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन पहले प्लस माइनस माइनस कर ले, उसके बाद 5 कॉमन लेने हैं। तो जब इसमें से इन दोनों में से 1/5 कॉमन लेते हैं तो 1/5 बाहर आ जाता है। यहाँ पर 17x बचता है सिर्फ, यहाँ पर -6 बच जाता है। तो 1/5 को फिर नीचे उतार लो, तो यूँ जो है ना नीचे आ जाएगा, और ये 17x - 6 ये हमारा जो आंसर आ चुका है फाइनल। तो अगला सवाल अब देखते हैं। अगले सवाल में सवाल नंबर 5वां है। कोई भी तब्दीली नहीं है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इंतहाई हलवा किस्म का सवाल, सेम का सेम है। तो डिनोमिनेटर भी उसी तरह का है। आपने डिनोमिनेटर के ऊपर bx + c लिखा, उसको हल करते गए, हल करके आपके पास जब ये इक्वेशन आई तो उसमें एक ही हमने वैल्यू मालूम करनी थी, तो x + 3 = 0 और -3 पुट किया, जवाब आ गया ए का जवाब आने के बाद बी और सी के लिए वही वाला फिर तरीका अपनाया, फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट के साथ उसको हल किया। इधर 3x था और इधर x² आ रहा था, इस वजह से 0x² हमने फिर से लगा लिया, और फिर आप उसी तरह हल करते गए। तो यूँ जो है ना हमारे पास x को x² के साथ, स्क्वायर को स्क्वायर के साथ काटने से जवाब आ गया बी का 2/13। इधर से हमारे पास सी का जवाब भी ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पर फिर वही पहले वाली बात है कि यहाँ पर ये 3 बचा हुआ है, जब 6/13 को इधर लेकर आओगे तो -6/13 आएगा। ये भुलाने की कोशिश करें, आपको भूलना नहीं चाहिए। आप हमेशा याद रखें कि जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं किसी और फ्रैक्शन के साथ तो एलसीएम लेते हैं। तो 3/1 करके मैंने इसको भी फ्रैक्शन बना लिया। अब इनका एलसीएम लिया तो 13 आया, और याद रखें कि 13 को जो एलसीएम होता है उसको अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर पर, ऊपर वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं। 1 पर डिवाइड किया तो 13 आया, 13 1 = 13, फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से 39 आया। ठीक है ना, ऐसे 39 आया। जब इसको 13 को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया।
ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यूँ 39 आ गया, एक जवाब आ गया। फिर दोबारा 13 को अंदर रखो और इस 13 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आया। जब 1 आया तो उसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ 6 के साथ, तो 6 1 जा 6 आ गया। हमेशा ये तरीका अपनाना है, कभी गलती नहीं हो पाएगी आप लोगों के सवाल में। यहीं पर बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। इसको फिर माइनस कर लिया, 6 को 39 में से माइनस किया तो 33 आया। ये हमारा सी का जवाब आ गया। इसको इसके अंदर पुट किया, सेम उसी तरह पुट किया। फिर वैसे का वैसा ही 1/13 कॉमन लेना पड़ा। इधर से -2/13 का माइनस नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया, 13 भी नीचे आ गया। और ये 1/13 को नीचे लेकर आएंगे तो ऊपर जो 2x + 33 और नीचे 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इस तरह से ये हमारा जवाब आ चुका है 5वें क्वेश्चन का। अब छठा क्वेश्चन भी देख लें। छठे क्वेश्चन में देखें कि क्या किया है कि वही वाला सेम पहले की तरह की वैल्यू है, पहले की तरह सेम आपने हल करते जाना है। इंशाल्लाह आप लोग हल कर जाओगे। ए का जवाब आया, इधर अकेला x² आया हुआ था तो आपको 0x आपने खुद रख लिया, फिर x² पहले उन्होंने दिया हुआ था तो बाद में +0 भी रख लो आप। तो इस तरह से एक x² + 0x + 0 मैंने रख लिया है ताकि इनको कोफिशिएंट को आसानी से कंपेयर कर सकें। तो इनको कंपेयर किया तो जवाब आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो चुका है। तो अगला सवाल हमारा है ये वाला, सॉरी अभी वैल्यू पुट करके इसके अंदर ना एंड तक हल निकाला है। अगला सवाल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है 7 क्वेश्चन है 1/x³ + 1। तो इसमें थोड़ी सी उसने चेंजेस दिखाई हैं, शुक्र है कुछ उसने चेंज किया हमारी जहानत को चेक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि x³ + 1 ये एक फार्मूला है, तो फार्मूले की शक्ल में इसको लिखना है। आप जानते हैं कि मैंने 13 फार्मूले डिटेल में अपनी वीडियो में दिए हुए हैं, वो आप डिटेल में उनके प्रूफ भी बताए हुए हैं कैसे प्रूफ करना है। कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूले समझने हैं और आप लोग को आ जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर जो उसने लगाया है तो a³ + b³ वाला फार्मूला यहाँ पर लगा रहा है। तो आपको पता है कि ये a + b आता है और फिर ब्रैकेट में a² - ab + b² ये इसका फार्मूला है। तो अगर हम इसको a³ को x³ कर दें और b³ को 1³ कर दें, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये फार्मूला भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर x + 1 आ जाएगा और इधर से x a का स्क्वायर है तो इसका मतलब है x का स्क्वायर आ जाएगा, इधर से माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर a है साथ b की जगह पर, क्योंकि 1 है तो b की जगह 1 होने की वजह से सिर्फ आपका a ही आएगा, मतलब ये है कि x ही आएगा। और यहाँ पर +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला चेंज हो गया। फार्मूले के मुताबिक हमने रकम को चेंज कर लिया है। तो ये यहाँ पर देखो ऐसे ही उसने रकम को चेंज करके लिखा है, मैंने यहाँ पर सेम इसी तरह से रकम को चेंज करके लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर वही कुछ बना हुआ है, ये x + 1 बना और ये x² - x + 1 आया। इसके अंदर जो है वो x आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है। तो इसको लिहाजा हमने bx + c करना है और इसको हमने a करना है। तो अब ये वाला जो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम यही वाला आना है क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ हैं। तो एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी सबके साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी सबके साथ मल्टीप्लाई किया। काटने के बाद जो बाकी बचा था वो लिख दिया। लिखने के बाद हमने एक की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमने x + 1 ये वाला x + 1 = 0 x = -1 ये ले लिया। तो ये लेकर हमने सब के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास जो जवाब निकला a का वो निकला 1/3a। जवाब क्या निकला 1/3 = a, हमारे पास जवाब आ गया। अब हम देखते हैं कि आगे हमने कंपेयर कोफिशिएंट से बाकी सारे जवाब मालूम करने हैं। बाकी सारे जवाब मालूम करने के लिए अंदर वही मल्टीप्लाई किया, सेम वही तरीके से -1/3 इधर से आया और इधर से जब सी का जवाब निकाला तो ये 1/3 इधर आकर -1/3 हुआ था 1 के साथ। तो 1 के साथ हम -1/3 नहीं हल कर सकते, इसलिए 1/1 लगाया, हल किया। तो ये मेरे ख्याल में आप लोग को आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, चले खैर है। तो 3 को अंदर रखेंगे, जो कि एलसीएम आया हुआ है इसका 1 और 3 का एलसीएम 3 आया, तो 3 को अंदर रखा तो 1 पर डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। तो 3 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 आ गया, ये वाला 3 आ गया। तो इसी तरह से जब हमने 3 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया, इस 3 पे तो 1 आया और 1 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो इस वजह से फिर 1 का 1 ही हमें वापस मिल गया। तो माइनस करेंगे तो 2/3 आ गया। अब वही हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन के हिस्से बने हुए थे उनके अंदर सारे पुट कर दिए। तो ये मैंने सारे उनके अंदर पुट किए हैं। पुट करने के बाद यहाँ पर देखो फिर 1/3 कॉमन आ रहा है, लेकिन माइनस का आ रहा है।
तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल करना पड़ा है, तो मैंने उसको हल किया। वैसे कॉमन लेकर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हल करके भी आप कर सकते हैं इसको। तो ये वाला 1/3 तो वैसे नीचे उतर आया, यहाँ से 1/3 नीचे आ गया, 3 आ गया, ये माइनस और ये वाला प्लस मिलकर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। आगे देखें, यहाँ पर ये -x है ये वाला, और +2 ये वाला आया हुआ है, ये वाला 3 यहाँ पर नीचे उतार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे किया था, इसको इनको दोनों को हल किया था एलसीएम लेकर। तो ये एलसीएम दोनों का 3 था, तो इसलिए 3 आ गया। और ऊपर जब एलसीएम, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम का सेम आ जाता है, और ऊपर वाली रकमें भी सेम की सेम ही आ जाती हैं। तो ये सेम की सेम ऊपर वाली रकमें आई हुई हैं। ये उम्मीद है आप लोग को सारा बहुत आसानी से समझ लग जाएगा। अब अगले पेज पर देखते हैं कि वो जो माइनस का साइन था उसने कॉमन लिया ना माइनस का साइन। तो यहाँ पर माइनस का साइन अलहदा था, इस तरह माइनस का था, यहाँ प्लस का था, तो मैंने ब्रैकेट लगाई और साइन कॉमन लिया। तो कॉमन लेने की वजह से अंदर वाला साइन बदल गया ये वाला, तो -2 हो गया और माइनस प्लस माइनस बन गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन बन गई है। इसको आप चेक कर सकते हैं, दोबारा इन दोनों को माइनस करो। माइनस करने का प्रॉपर तरीका है जो कि मैंने 4.1 में आसानी के साथ बताया हुआ है, तो उसके ज़रिए से आप चेक भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल हमारा ये देखें कि क्या है। सवाल नंबर 8 देखें, यहाँ पर x² + 1 / x³ + 1 है। तो दोबारा x³ आया हुआ है, तो x³ का हमें पता है कि क्या निकलना है। x³ + 1 का x + 1 × x² - x + 1, तो यही निकलना है। पहले सवाल में जैसे ये निकला है ना फार्मूला लगाकर, उसी तरह से यही हमारा वापस निकलाना है। तो अब वही हमने bx + c लगाया, इसका अल्फ़ाबेट लगाए और सपोज करके हमने आगे करना शुरू कर दिया। एलसीएम यही वाला आना है, एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसके कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद जो हमारे जवाब आए हैं वो अगले पेज पर मैंने जाकर लिखे हैं। ये जवाब आए थे कटिंग करने के बाद, इधर x² + 1 ही आना है, और इधर a के साथ ये आया, bx + c के साथ ये हमारा x + 1 आया। अब आपको पता है कि a की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इधर से x + 1 हमें लेना है। x + 1 = 0, x = -1, सबके x की जगह -1 पुट कर दिया। -1 पुट करने के बाद ये 1 का स्क्वायर + 1 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो इस तरह से ये सारे हमारे जवाब आ जाता है। a का जवाब आ जाता है 2/3। तो a का जवाब आने के बाद आपका b और c का जवाब निकालने के लिए आपको पता है कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है, जो कि बहुत आसान तरीका है, करते गए। और इधर जो है ना x² तो था, लेकिन 0x हमें खुद लगाना पड़ा ताकि हम x के साथ उसको फिर मिला सकें। तो लिहाजा हमने x को x² के साथ काट कर इधर 1 बच गया, और इधर ये a + b बचा, इधर ये वाला x और x से कट गया 0 बचा। और हमने a का जवाब निकाला हुआ था, a का जवाब पुट करने के बाद हमने b का निकाल लिया। इधर 1 था तो 1/1 बना लिया, -2/3, और एलसीएम लिया तो 1/3 का तो 3 आया। 3 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, और 3 × 1 = 3। सेम पहले की तरह जैसे अभी सवाल हम करके हटे हैं उस तरह से इसको हल किया। तो ये यहाँ पर 3 में से 2 निकाला तो 1 आ गया, तो b का जवाब ही आ गया। इधर से c का जवाब मैंने इधर से निकाल लिया, इसके अंदर पुट करके ना, जो a का जवाब था वो इसके अंदर पुट किया। तो इसको जब इधर a का जवाब हमारा आया था 2/3, तो ये 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2/3 को जब हम इधर लेकर आते हैं -2/3 बन जाता है। सेम उसी तरह से इसको हल करेंगे तो ये भी 1/3 आया। सारे जवाब हमारे पास आ गए, सारे जवाब हमने इधर लिख लिए हैं, जो कि हमारी ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी। उसके अंदर मैंने सारे ये जवाब पुट कर दिए हैं a, b और c की जगह पर। और उसके बाद ये 1/3 कॉमन आता था तो नीचे रख लिया, और इधर से ये जो आता था 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया। तो इस तरह से ये हमारी रकमें हल हो चुकी हैं और हमारी पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बन चुकी है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को रूल बताने लगा हूँ फॉर असाइनिंग a, b, c, bx, dx एंड e। तो जो 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 के अंदर जो रूल इस्तेमाल होते हैं a, b, c, bx, dx और e लगाने के, तो वो बहुत सिंपल से तरीके हैं। वो सिर्फ डिनोमिनेटर को सामने रख कर तो आपने वो लगाने होते हैं। तो वैन सिंपल डिनोमिनेटर लाइक, जब सिंपल से डिनोमिनेटर हैं तो बिल्कुल सादा से डिनोमिनेटर होते हैं जिनके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं होती, तो तब आपने ए के ऊपर रख देना होता है, दूसरे के ऊपर बी रखना होता है। और जहाँ पर हमेशा ही प्लस आता है
4.1 2 3 4 में हर एक जगह पर प्लस ही आता है। ठीक है, तो सिंपल डिनोमिनेटर के लिए ए बी आ जाता है। जब स्क्वायर हो जाता है, व्हेन स्क्वायर लाइक, जहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इस तरह का जब स्क्वायर आ जाता है तो तब आपने इसको दो हिस्सों में लिखना होता है, दो दफ़ा लिखना होता है, एक दफ़ा ये लिखा, एक दफ़ा ये लिखा, और ऊपर आपको ए और बी लगाना होता है और इसके ऊपर सी लगाना होता है। ठीक है, तो जब व्हेन सिंपल इनसाइड स्क्वायर लाइक, तो जब अंदर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, तो जब अंदर स्क्वायर आ जाता है तो हमने देखा है जब अंदर स्क्वायर आया, यहाँ पर अंदर स्क्वायर आया, ये अभी 4.3 में करके हटे हैं, तो अंदर स्क्वायर जब आ जाता है तो उस वक्त ए एक्स प्लस बी, जब अंदर स्क्वायर वाला होता है उसके ऊपर ए एक्स प्लस बी लगाते हैं और जो सिंपल रकम होती है उसके ऊपर सी लगा लिया जाता है। तो ये वाली जो है ना इस तरह से भी हो सकती है कि इस तरफ आपका ये लिखा हुआ हो, दूसरा अंदर स्क्वायर वाला इस तरफ लिखा हुआ हो, तो अब आप फिर जब इस तरफ लिखा हुआ तो आप उसको भी इस तरफ रख लो और ये वाला जो है ना इधर रख लो, तो इस तरह जवाब में अरेंजमेंट भी आपकी सही रहेगी। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता इधर ये वाला इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। तो व्हेन इनसाइड एंड होल स्क्वायर, जब स्क्वायर इनसाइड है तो यहाँ पर ये स्क्वायर इनसाइड आया हुआ है, यानी कि अंदर आ गया ब्रैकेट के और ऊपर भी स्क्वायर आ गया है, तो उस वक्त आपको ये करना पड़ता है कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा आपको ये वाला लिखना पड़ेगा और ऊपर वाले स्क्वायर की वजह से दूसरी दफ़ा फिर से लिखना पड़ेगा। एक दफ़ा आपको पहले लिखा, दूसरी दफ़ा आपने दोबारा लिखा। इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर एक दफ़ा आपने उसको सिंपल लिखा था, दूसरी दफ़ा आपने उसकी मुकम्मल डिग्री लिखी थी। एक दफ़ा आपने डिग्री 1 लिख दी, दूसरी दफ़ा आपने डिग्री 2 लिखी, हायर डिग्री लिख दी। तो यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ा, एक दफ़ा आपने अंदर डिग्री लिखी, दूसरी दफ़ा आपने उसकी हायर डिग्री लिखी है। तो क्योंकि ये जो अंदर डिग्री वाला होता है उसकी वजह से एक्स आता है, साथ ए एक्स प्लस बी आता है, जो कि आप अभी कर चुके हो। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाले इस तरह कर चुके हो, जबकि जिसमें अंदर भी डिग्री हो बाहर भी हो तो उसके लिए सी एक्स प्लस डी आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब अंदर भी स्क्वायर हो और बाहर भी होल स्क्वायर आ जाए तो फिर सी एक्स प्लस डी लगाना है। इस तरह से आपकी 4.1 4.2 4.3 4.4 के जितने भी आपने ये असाइन करने हैं, ए बी सी बी एक्स डी एक्स और ई वगैरह, वो आप लोग असाइन कर सकते हो। तो अब देखें कि इसके एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो अब इस ऐसी सूरत में कि जब आपका एक पास एक ये रकम है और एक ये रकम है तो इसके अंदर से एक और रकम निकल आनी है, तो ये वाली तो ए बन जाएगी और ये वाली जो रकम है इसमें से दो निकलेंगी, एक डिग्री 1 वाली एक 2 वाली, एक डिग्री 1 वाली ये निकल आई, एक डिग्री 2 वाली ये निकल आई। तो इसके अंदर से जो दो रकमें निकली थी, एक को तो बी एक्स प्लस सी देना है जैसे कि आप पहले दे चुके हो, क्योंकि ए इधर आ गया तो यहाँ पर ए तो नहीं दे सकते, आप बी एक्स प्लस सी ही देंगे। तो इसके वाले जो है ना अब क्योंकि सी भी आ चुका है तो लिहाजा डी एक्स और प्लस ई देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे चलता जाना है। तो आप लोगों को मज़ीद इसको ज़्यादा समझने के लिए आप लोगों ने ना 3-4 बार या एक बार आप देख कर लिख लो, 2 बार देख कर लिख लोगे ना, फिर भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा। एक बार या 2 बार देख कर लिख लो, फिर तीसरी बार ज़बानी लिख लो, सारे के सारे रूल ये इकट्ठे लिखने हैं। तो चारों एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के यही वाली मेरे वाली रकमें पुट करके आप लोग लिख लो। मैंने ये सोच सोच कर अपनी रकमें बनाई हुई हैं और उससे मैंने असाइन किए हुए हैं, तो आप लोगों को हमेशा ये याद रहेंगे इंशाल्लाह, कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे आपको चौथा चैप्टर सारा एक ही तरीके से करना आ गया, इसी तरह से आप लोगों को ये रूल असाइन करने भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।